हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ में दिवाली को एंजॉय कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना आप लोगों ने ठीक तरीके से अपने घर की साफ सफाई कर ली होगी। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, जिसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? ये संविधान द्वारा राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य को ऐसे ऐसे कार्य किए जाने चाहिए। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल में एक एक करके सारे आर्टिकल्स को जानेंगे। क्या है DPSP? अब देखो, अपनी पाठशाला PCS चैनल पर UPPSC RO के प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं। अगर आपने वो अटेंड नहीं किए हैं तो आप उनको जाकर क्लास देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको क्या मिलेगा, आपको डेली क्लासेस की PDF मिल जाएगी, टेस्ट पेपर मिल जाएंगे और साथ में जो अपकमिंग क्लासेस के अपडेट है वो आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो हमारे टेलीग्राम चैनल को। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, जानते हैं। जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें संविधान के किसमें भाग 4 में रखा गया है। कहां से कहां तक? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक DPSP बताए गए हैं। मतलब राज्य को ऐसा ऐसा करना चाहिए, राज्य को ऐसे ऐसे नियम बनाने चाहिए। ठीक है, तो संविधान के पार्ट 4 में, किसमें? संविधान के भाग 4 में, कहां पर? भाग 4 में DPSP की बात की गई है। किसमें? पार्ट 4 में। और कहां से कहां तक? आर्टिकल 36 से कहां तक? 51 तक किसकी? DPSP की बात की गई है। और अब देखो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, वो इंस्पायर्ड कहां से है, कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिए गए हैं। ये चीज आपको क्लियर समझ में आ रही है। और इसके बाद जो DPSP है वो उस कई सारे सिद्धांतों में अलग अलग आर्टिकल्स DPSP के आते हैं, जिनकी हम आगे चलकर बात करेंगे। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया? स्टार्ट करते हैं एक एक आर्टिकल को समझना। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 36, जिसमें क्या बताया गया है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। क्या होती है स्टेट की डेफिनेशन? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आता है। अब आप सोच रहे होंगे, मैम जब आपने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर बताया था तब भी आपने क्या बताया था? स्टेट की डेफिनेशन और उसके अंदर कौन कौन आता है। लेकिन मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको स्टेट की डेफिनेशन बताई थी, उसमें मैंने आपको वो बताया था, वो थी पार्ट 3 के लिए। जो आर्टिकल 36 में स्टेट की डेफिनेशन है वो किसके लिए है? वो सिर्फ किसके लिए है? जो आर्टिकल 36 में स्टेट की जो डेफिनेशन है वो किसके लिए है? भाग 4 के लिए, वो पार्ट 4 के लिए है डेफिनेशन। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल हमारा क्या है? आर्टिकल 37, जिसमें क्या बताया गया है कि जो DPSP हैं वो अप्रवर्तनीय हैं। अप्रवर्तनीय है का मतलब क्या है कि जब आपके देखो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो आप आराम से कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 और 226 का यूज़ करके आप कह सकते हो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। 226 का यूज़ करके आप हाई कोर्ट जा सकते हो। बोल सकते हो क्या कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है। ठीक है, लेकिन DPSP में अगर लिखी कोई बात को सरकार नहीं मानती है, जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये सारी चीज़ों को अगर राज्य नहीं मानता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे इतना पे नहीं मिल रहा है, ये सैलरी नहीं मिल रही है, ऐसे आप जाकर नहीं बोल सकते हो। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत भी आती हैं, उन पर आप लेकर कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अब देखो, जो DPSP है वो क्या है? अप्रवर्तनीय है, फिर भी ये देश के शासन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। देश के शासन में क्या है? मूलभूत है, क्योंकि यही तो निर्देशित करती हैं क्या कि राज्य को किस तरीके के कानून बनाना चाहिए। जैसे जो शिक्षा का अधिकार था पहले DPSP में था। ठीक है, DPSP में था, जिसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में क्या बनाया गया? फंडामेंटल राइट बनाया गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? इसके बाद हम देख लेते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में क्या किया गया?
जो आर्टिकल 38 है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसकी लैंग्वेज में कुछ चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस किए गए, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 38 क्या बोलता है, आर्टिकल 38 बोलता है कि लोक कल्याण और असमानता, दो तरीके की बात करता है। लोक कल्याण मतलब कि जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा लोक कल्याणकारी, जिससे व्यक्तियों का कैसा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो सके। लोक कल्याण के लिए राज्य व्यवस्था बनाएगा, राज्य व्यवस्था बनाएगा, व्यवस्था बनाएगा, एक सेकेंड, लोक कल्याण के लिए राज्य व्यवस्था बनाएगा। और असमानता, कैसी असमानता, आय और सुविधा और अवसर की जो भी असमानताएं हैं उनको दूर करने के लिए राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। ये आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है। क्या, लोक कल्याण के लिए राज्य जो है व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, और जो असमानता है किसकी, आय, सुविधा और अवसर की जो असमानताएं हैं उनको दूर करने का राज्य प्रयास करेगा। ये आर्टिकल है 38। इसके बाद हम देख लेते हैं, चलते अपने अगले आर्टिकल की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमको पहले आर्टिकल 39 बता देती हूँ आपको। आर्टिकल 39 क्या है, आर्टिकल 39 ABCDEF इतने सारे पार्ट्स में दिया गया है, ठीक है। इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हो, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, कैसे, ट्रिक बना के। LDC का एग्जाम होता है ना, LDC का एग्जाम होता है, LDC एंड PHC, ऐसे याद कर सकते हो। कैसे, देखो, लाइवलीहुड, L से क्या हो गया, लाइवलीहुड मतलब आजीविका, मतलब जो राज्य है वो पुरुष और महिलाओं की आजीविका के लिए, अच्छी आजीविका बनाने के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा। राज्य महिलाओं और पुरुष की आजीविका के लिए प्रयास करेगा। ये किसमें है, आर्टिकल 39 के क्लॉज ए में, ठीक है। इसके बाद जो क्लॉज बी है, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, जो भौतिक संसाधन है उनका राज्य क्या करेगा, उचित वितरण करेगा। जितने भी जो भौतिक संसाधन होते हैं ना उनका क्या, जैसे कि मान लो कहीं पर कल के दिन क्या बढ़िया सी खदान खोदी गई जिसमें क्या खूब सारा, इतना सारा धन निकला, जिसमें खजाना मिल गया। फिर उसका क्या हुआ, जब खजाना इतना सारा मिल गया तो फिर उचित डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। वैसे तो वो सरकार के पास जाता है, लेकिन मान लो ये डिसाइड किया गया चलो हम सब में थोड़ा थोड़ा बांटेंगे, तो अगर अमीर इंसान है तो उसको कम मिलेगा या फिर बिल्कुल नहीं मिलेगा, और जो गरीब आय के अनुसार सभी व्यक्तियों को वो सोना थोड़ा थोड़ा दे दिया जाएगा, किसी को ज्यादा किसी को कम। ऐसे ही भौतिक संसाधनों का क्या उचित वितरण किया जाएगा। जो उसके बाद क्लॉज 3 है, आर्टिकल 39 का जो क्लॉज 3 है उसमें क्या है, LDC, लाइवलीहुड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेंट्रलाइजेशन, मतलब जो धन और उत्पादन के जो संसाधन है उनका राज्य क्या करेगा, धन और उत्पादन के जो संसाधन है उनका अहितकारी केंद्रीकरण नहीं होने देगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन हो जाता है तो चीजें खराब होने लग जाती हैं। फिर विकेंद्रीकरण चीजें जो होती हैं वो बहुत सही होती हैं। इसीलिए क्या हमारे सेंट्रल है, फिर राज्य है, स्टेट है, फिर ग्राम पंचायतें, स्थानीय स्वशासन भी है। तो विकेंद्रीकृत चीजों में क्या होती है, चीजें डिवाइड हो जाती हैं तो कार्य ज्यादा आसानी से हो जाते हैं। फिर इसमें क्या किसकी बात की गई है, पे, आर्टिकल 39 का जो क्लॉज डी है उसमें क्या बताया गया, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। उसके बाद H, हेल्थ, मतलब जो बच्चे हैं, जो महिला है और जो पुरुष हैं उनको क्या किसी भी ऐसे रोजगार में नहीं जाने दिया जाएगा जिससे उनका अहित हो, यानी कि उनको प्रतिकूल रोजगार में जाने से राज्य रोकने का प्रयास करेगा। इसके बाद आर्टिकल 39 का जो क्लॉज 5 है उसमें क्या है, वो फिर से सी आ जाता है, मतलब बच्चे, चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे हैं उनका क्या गरिमामय विकास करने का राज्य क्या करेगा, प्रयास, गरिमा के साथ उनके विकास पर ध्यान देगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 39 ए, जिसको किसके द्वारा जोड़ा गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इसको जोड़ा गया था। और आर्टिकल 39 ए में किसकी बात की गई है, निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है। ये सारे आर्टिकल आपको समझ में आ गए होंगे।
आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं अपना अगला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल कौन सा है? 40 कौन सा है? 40 में किसकी बात की गई है? ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। और अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, जिससे क्या पंचायतों का गठन किया गया था। तो राज्य को निर्देश यहाँ से मिला और राज्य ने फिर उसको लागू किया, उसको माना। ठीक है, देखो इसको क्यों रखा गया था कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो इतने संसाधन ही नहीं थे कि हम सारी सुविधाएं अपने नागरिकों को दे सके, इसलिए डीपीएसपी रखा गया। इसमें निर्देश दिए गए कि जैसे जैसे ही भारत के पास संसाधन आते जाएंगे वो हमारे नागरिकों को क्या धीरे धीरे करके उनको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। एजुकेशन, स्थानीय लोकल गवर्नमेंट दी गई, सेल्फ गवर्नमेंट दी गई। ठीक है, चलते हैं अपना अगला आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल है 41। इसमें क्या है? इसमें क्या बोला गया है कि बुढ़ापे, बीमारी और अशक्तता की स्थिति में क्या अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है, बीमार है या फिर वो आसक्त है, किसी काम को ठीक तरीके से नहीं किया जाता, तो उनके लिए राज्य क्या करेगा? किसकी व्यवस्था कराएगा? राज्य उनके लिए काम की व्यवस्था कराएगा, राज्य उनको शिक्षा के लिए उनकी व्यवस्था कराएगा, यानी कि पब्लिक सहायता के लिए व्यवस्था कराएगा, यानी कि विप। इसको आप इससे याद कर सकते हो, वेब से, मतलब वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट प्रोवाइड कराएगा। कौन सी सिचुएशन में? जब कोई व्यक्ति बूढ़ा है, बीमार है या फिर आसक्त है और वो किसी काम को नहीं कर सकता। किसमें बताया गया है? ये आर्टिकल 41 में। इसके बाद जो आर्टिकल 42 है, इसमें क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता। किसकी बात की गई? निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है। इसके बाद जो आर्टिकल 43 है, इसमें मानवोचित दशाओं में रोजगार, मतलब अब किसी को रोजगार तो दे रहे हो लेकिन कंडीशन इतनी बुरी है कि वो व्यक्ति कुछ ही दिन में बीमार हो जाएगा, उससे 17-17, 18-18 घंटे काम कराया जा रहा है, वो अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा है, वहां पर वातावरण इतना खराब है, बहुत धूल है और वो ठीक से खा भी नहीं पा रहा है। तो ऐसी दशा में भैया किसी से काम नहीं कराना चाहिए राज्य को। तो राज्य को ये निर्देश, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है ना तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत आप जा सकते हो। ठीक है, तो मानवोचित दशाओं में रोजगार प्रोवाइड कराना और कुटीर उद्योगों की बात की गई है। देखो यहाँ पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 36 मैंने आपको बता दिया, सेम है, कैसा? सेम एज आर्टिकल 12, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो है वो उसका इससे अलग है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो पार्ट 3 के लिए है। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन, आर्टिकल 36 में किसके लिए है? आर्टिकल 36 में पार्ट 4 के लिए है। मैंने 37 और 38 आपको सारे डिटेल में बता दिए हैं। ये आपको क्या है? इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। मैंने आपको कहाँ तक बता दिया? आर्टिकल 42, यहाँ पर 43 तक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम जो देखते हैं आर्टिकल जो 43 का है, क्या बताया था इसमें? लिविंग वेजेस ऑफ वर्कर, इसकी बात की गई है। इसके बाद जो आर्टिकल 43A है, इसको भी किसमें? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया है, जिसमें किसकी बात की गई है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इसकी बात की गई है क्या? कि उद्योगों के प्रबंधन में, किसमें? किसी भी उद्योगों के प्रबंधन में क्या मजदूरों को भी शामिल करने की राज्य क्या करेगा? व्यवस्था करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडस्ट्री है और उसका क्या सिर्फ मालिक ही डिसीजन कर रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, मैनेजर ही उसका चमचा बना घूम रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें क्या जो मजदूर हैं उनको भी पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, उनको भी शामिल करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। वही बात मैं बार बार बता रही हूँ। ठीक है, 43 जो बी है इसको 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें किसकी बात की गई है? कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद हम चलकर देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं? आर्टिकल 44 को। किसको देख लेते हैं? आर्टिकल 44 को देख लेते हैं। ठीक है, जो आर्टिकल 44 है जिसमें किसकी बात की गई है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। किसकी? समान
नागरिक संहिता की बात की गई है। समझ में आया सबको? समान नागरिक संहिता की बात की गई है, जो कि सिर्फ कहाँ पर लागू है? गोवा में। इसके बाद जो आर्टिकल 45 है, इसमें जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए किसकी बात की गई है? शिक्षा की बात की गई है। तो थोड़े से आर्टिकल और बचे, फिर आपका DPSP खत्म हो जाएगा, सारा रिवीजन हो जाएगा। कितनी जल्दी हो गया देखो। आर्टिकल 46 है, इसमें 6 कहाँ से स्टार्ट होता है? एस से। तो आप याद कर सकते हो कैसे? जो एस से क्या आता है? ST SC, उनके लिए विशेष उपायों की बात की गई, विशेष रक्षा उपायों की बात की गई। तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ST SC को क्या मिला है? रिजर्वेशन मिला हुआ है। ठीक है। आर्टिकल 47 में क्या देखो, 1947 में हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। ये आजाद हुआ था तो लोगों ने क्या की? पार्टी। हमारे पास, हम इंडिपेंडेंट हो गए, हमारे पास खुद डिसीजन लेने की पावर आ गई। हमने कहा आप काम करेंगे, डिसीजन हमारे हाथ में आ गया, हम लोग पार्टी करेंगे और अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। तो क्या पोषण स्तर को बढ़ाने की बात की गई है। लेकिन पार्टी आपको इस तरीके से नहीं करनी है। मादक पदार्थों के निषेध की बात की गई है, ऐसे पार्टी नहीं करनी है। ठीक है। फिर आर्टिकल 48 में किसकी बात की गई है? जो गाय है, दुधारू पशु हैं, उनकी रक्षा की बात की है, उनकी हत्या नहीं करनी है आपको। ठीक है। और उसके बाद जो आर्टिकल 48(1) है, इसका जो क्लॉज 1 है, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था, जिसमें किसकी बात की गई थी? पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात की गई थी, और जो वन तथा वन्य जीव हैं उनकी रक्षा की बात की गई थी। ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं? चलें अगला आर्टिकल देख लेते हैं। 49 मतलब 9 करे शाइन, यानी कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनके संरक्षण की बात की गई है। जैसे कि क्या हो गया? हमारा ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, जितनी भी ये सारी चीजें उनके राष्ट्रीय स्मारक के, राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं उनके संरक्षण की बात की गई है। साउथ में इतने अच्छे अच्छे मंदिर हैं, उनका भी संरक्षण। ठीक है। वैसे चलो अगला आर्टिकल देख लेते हैं। 46 मैंने आपको बता दिया किसकी बात की गई है इसमें, 47 में बता दिया मैंने आपको, 48A बता दिया, इसमें सारी चीजें हमने बता दी। 46 ST SC के लिए, 47 पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 48 में गाय और दुधारू पशुओं की रक्षा के लिए बात की गई है। 48(1) में पर्यावरण संरक्षण। 49 में भी हमने बात कर ली क्या? जो राष्ट्रीय महत्व के मॉन्यूमेंट्स है उनकी संरक्षण की। आर्टिकल 50 जो है, आर्टिकल 50 की किसकी बात की गई? आर्टिकल 50 में 50 से आप ऐसे याद कर सकते हो, 50-50, यानी कि 50-50 मतलब जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है उनके पृथक्करण की बात की गई है। ठीक है। यहाँ से आप आर्टिकल 50 कैसे कर सकते हो याद? 50-50 यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 51, जो कि हमारे DPSP का आखिरी आर्टिकल है। देखो कितनी जल्दी याद करा दिया, आपको जल्दी जल्दी याद भी हो गया होगा। ठीक है। आर्टिकल 51 में क्या है? आंतरिक अशांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। आर्टिकल 51 में क्या? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। किसकी? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इसकी बात की गई है। ठीक है। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशन, मतलब जो जिन दो राष्ट्रों के बीच जो संबंध है उनको मेंटेन करना। तो किसकी बात की गई? आर्टिकल 15 में अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? अब देखो जो DPSP है उनमें जो कुछ है सोशलिस्ट, यानी कि सामाजिक प्रिंसिपल्स को रखते हैं। वो कौन से हैं? सामाजिक प्रिंसिपल्स को रखते हैं। आर्टिकल 38, 39, 39A, 41A, 41A तो है ही नहीं, 41 और कौन सा है? 42, और कौन सा है? 43, और कौन सा है? 43A, और कौन सा है? 43, 47। ये सारे जो आर्टिकल हैं वो कैसे सामाजिक सिद्धांत को रखते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल को कौन कौन रखते हैं? 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। इनके अंदर क्या क्या है वो हम आपको अभी बता के
जो लिबरल प्रिंसिपल्स के आर्टिकल्स हैं वो कौन से हैं? 44, जिनमें समान नागरिक संहिता है। 45 यानी कि 6 वर्ष की कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके संरक्षण की बात की गई है। 48 गाय दुधारू पशु हैं उनकी रक्षा की बात की गई है, हत्या का निषेध किया गया है। 48A में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण है। 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है उनके संरक्षण की बात की गई है। 50 में 50-50 यानी कि क्या? कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात। और आर्टिकल 51 में क्या? अंतरराष्ट्रीय किसकी संधि को ध्यान में रखकर शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है। तो यहाँ तक मैंने आपको सारे आर्टिकल डीपीएसपी बता दिए हैं। आप इनको इस वीडियो को दोबारा देखकर अपने सारे आर्टिकल डीपीएसपी के जितने हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। आपको आशा करती हूँ सारे आर्टिकल्स जो हैं वो याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो एक बार वीडियो को फिर से देखो, आपको लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, बता दे रही हूँ मैं ये बात, ठीक है। अब देखो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में, इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और उसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हो, 2-3 बार वीडियो देख लो तो आपको एकदम दिमाग में याद हो जाएगा, डीपीएसपी कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। टेस्ट पेपर जो होते हैं वो मिल जाएंगे और जो आगे की क्लासेस हैं उनके आपको अपडेट मिल जाएंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने आप जो व्यूज़ हैं वो आप मतलब इस वीडियो को लेकर वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो जल्दी से अपने दोस्तों को क्या कर दो? शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कर दो, ठीक है। चलते हैं, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दिवाली एंजॉय करो और मज़े से पढ़ाई भी करो साथ में। मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।